जी अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope all of you are fine. Welcome to the new video, which is uh, the financial environment. In this video we will discuss chapter number 4, which is the financial environment, chapter number 4 of the fundamentals of finance course. So quickly moving into the discussion, uh, in this uh, in this video we will talk about in detail about the composition of the financial environment. We will talk about different types of what are different stakeholders in the financial environment, what is the exact composition of the financial environment, what are the main parties which will uh, participate in different processes and make the financial environment more effective. And we will also talk about different types of financial institutions, different types of financial markets in detail. So uh, quickly moving to the definition of financial environment. Basically, financial environment uh, is composed of different sorts of financial markets. Businesses normally interact continually with the financial markets. Basically, we divide the financial environment into two broader categories. There are two broader categories uh, that will actively participate in the financial environment. One is the surplus economic unit, the other one is the deficit economic unit. Surplus economic unit in any particular society is that unit which has more revenues as compared to their expenditures. So they want to invest their revenues to have best utilization of their income. Secondly, the other group of people or other group of persons or entities will be the surplus deficit economic unit. They have the more expenditures as compared to their revenues, so they are always looking for some funding sources. Basically, financial markets are composed of all institutions, procedures for bringing the buyers and sellers of the financial instruments together. तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीजों को हमने देखना है। हमारी सारी की सारी डिस्कशन इन दोनों ग्रुप्स पे ही रहेगी। एक हमारा ग्रुप कौन सा होता है, सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट होता है, और एक ग्रुप हमारा होता है डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट। सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट कौन सा होता है, जिसकी जो इनकम है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू देयर एक्सपेंडिचर्स। तो वो हमेशा ये ट्राई करती हैं कि अपनी जो इनकम है उसको और ज्यादा मैक्सिमाइज किस तरह से किया जा सके, या उसको और ज्यादा बेस्ट यूटिलाइज किया कैसे किया जा सके फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और एक दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिनको हमेशा फंडिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और उनकी रेवेन्यूज कम होते हैं। तो वो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, ये जो डिफरेंट इन दोनों ग्रुप्स को किस तरह से फैसिलिटेट करेगा, किस तरह से पॉलिसीज डिजाइन करेगा, या एक सारे की सारी जो पॉलिसीज हैं या इन सारी पार्टीज की कंपोजिशन को हम बेसिकली क्या बोल होती है, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। उस फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में फाइनेंशियल मार्केट्स भी आ जाती हैं, ये सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट, डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स, या जो भी फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सब की कंपोजिशन को बेसिकली हैं फाइनेंशियल इन्वायरमेंट बोलते होते हैं। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की में ही एक समझने की एक उसका मेन पिलर है जिसकी बेस पे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट खड़ा होता है। द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज टू एफिशिएंटली एलोकेट सेविंग्स टू अल्टीमेट यूजर्स। तो सेविंग्स जो होती हैं सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट वाले होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली यूजर यूजर कौन से होते हैं, वो डेफिनेट इकोनॉमिक यूनिट होते हैं। तो बेसिकली जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने किसी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है, और बाकी जो पार्टीज होती है जिन्होंने अपनी सेल्स करती है वो डेफिनेट इकोनॉमिक यूनिट होंगी। अच्छा, अगर हम इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पांच इसके मेन जो इसकी पार्टीज को मेंशन किया गया फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की कंपोजिशन। अगर हम उसके टॉप पे देखें तो हमारा कौन सा है जी, आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है। फिर उसके बॉटम पे अगर हम देखें तो सेविंग सेक्टर होता है। तो सेविंग सेक्टर ने बेसिक
ये इन दोनों ने, दोनों पार्टीज ने आपस में म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प आउट करनी होती है। सेविंग सेक्टर ने बेसिकली इन्वेस्ट करके और ज्यादा रिटर्न जनरेट करने, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो फंडिंग किसी किसी तरह से जनरेट करे और अपनी जरूरियात को पूरा करे। तो बेसिकली इसके डिफरेंट वेज होती हैं, या तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि ये उनको फंड प्रोवाइड करे, वो उनको फिर रिटर्न जनरेट करके उनको वापस दे दे, और दोनों का एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। या फिर ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को फैसिलिटेट करते होते हैं। अब इनडायरेक्टली फैसिलिटेट कैसे करेंगे, उसमें फिर बहुत सारे मिडल मैन आ जाते हैं। अब मिडल मैन कोई भी हो सकता है, वो सेकेंडरी मार्केट भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल ब्रोकर भी हो सकते हैं। वो फाइनेंशियल सेकेंडरी मार्केट के थ्रू अगर हम जाते हैं, क्योंकि हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होगी, आपकी एक तरह की सेकेंडरी मार्केट होगी, या जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसको पैसों की जरूरत है, वो शेयर इशू कर देगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी शेयर इशू कर दे, शेयर इशू करेगा तो जिनके पास पैसे होंगे वो शेयर परचेज कर लेगा। अब वो शेयर्स खुद तो नहीं कर सकते, जो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, तो उनको बीच में फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी पार्टीज या बैंक्स के थ्रू वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कि बैंक में वो हर बंदे को वो अप्रोच नहीं कर सकते ना, तो कंपनी का इतना बड़ा नेटवर्क होता है। तो बेसिकली बैंक्स को उसमें इन्वॉल्व करती हैं, बैंक्स उसके उसको उनको फैसिलिटेट करते हैं इस जो रिक्वायरमेंट के लिए। तो बैंक का अपना कुछ ना कुछ बीच में कुछ कमीशन होगा, या कुछ ना कुछ उसके अपने सर्विस चार्जेस वगैरह होती हैं जो उनसे चार्ज करते होती हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट वे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पैसों की जरूरत है, या तो मैं किसी बंदे से डायरेक्टली पकड़ लूंगा, अगर वो नहीं दे रहा तो फिर मैं इनडायरेक्टली, मेरे पास क्या होगा, मैं बैंक से जाके लोन ले लूंगा। बैंक से लोन लेंगे। अब बैंक के अपने पैसे तो नहीं होते, उसमें किसी ने ऑलरेडी डिपॉजिट किए होंगे, तो बैंक उनके पैसे मुझे कुछ देर के लिए दे देगा, मैं उनको वापस करूंगा, कुछ बैंक को इंटरेस्ट वापस करूंगा। तो बैंक जब जो थर्ड पार्टी जिसने बैंक को दिए होंगे तो उसको रिटर्न करके, तो बैंक बीच में अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लेता होता है। तो ये हमारा इस तरह से वर्किंग करती है। तो या तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो बैंक्स होंगे, या जो भी ऐसी पार्टीज होंगी जो एज ए मिडल मैन का रोल प्ले कर रही होंगी टू फैसिलिटेट द सेविंग सेक्टर एंड द इन्वेस्टमेंट सेक्टर, उन सब को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोल देंगे। वो सेकेंडरी मार्केट से भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल ब्रोकर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती। तो सेविंग सेक्टर अगर उसने फाइनेंशियल ब्रोकर के थ्रू जाना है, तो क्या करेगा, वो ब्रोकर को अप्रोच करेगा, और ब्रोकर इन्वेस्टमेंट सेक्टर को अप्रोच करेगा, तो उनकी एक ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी, उनकी नीड पूरी हो जाएगी। या अगर वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू जाना है, सेविंग सेक्टर, वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। वो हो सकता है बैंक हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके थ्रू वो किसको अप्रोच कर लेगा, वो फाइनेंशियल ब्रोकर को और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को अप्रोच कर सकता है। तो इस तरह से नॉर्मली हम उसको लेके चलते होते हैं। अभी इन सारी पार्टीज को हम वन बाय वन हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, नंबर वन इसमें बात हुई कि जो जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो कौन सा होगा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर इज कॉल्ड दी डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट। जिस तरह से मैंने आपको बात की, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, दैट सेक्टर इज बेसिकली कॉल्ड दी जी इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अब उसमें जो चाहे वो डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट हो, चाहे वो सेविंग्स सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट हो, उसमें तीन ही, किसी भी इकोनॉमी में तीन ही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। या तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकते हैं, या बिजनेसेस हो सकते हैं, या गवर्नमेंट हो सकती है। ये तीनों ही हो सकती हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यही तीनों आपके एक टाइम पे सरप्लस इकोनॉमिक भी यूनिट भी हो सकती हैं, एक टाइम पे आपके डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट भी हो सकती हैं। ठीक है ना। अगर हम सेविंग सेक्टर की बात करें, तो सेविंग सेक्टर में ये फिर हमारे आपके यही तीनों ग्रुप ऑफ, एक बंदा है आज सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट है, आज उसके रेवेन्यू ज्यादा है, तो आज वो सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट होगा। कल उसके पास रेवेन्यू कम है, तो हो सकता है वो डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट बन जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को फैसिलिटेट करना होता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली होगा तो एक दूसरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते, इनडायरेक्टली होगा तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक दूसरे को फैसिलिटेट कर लेंगे। नॉर्मली इनडायरेक्टली तब हम जाते होते हैं जब ट्रस्ट लेवल जरा कम हो जाए, तब हम क्या करते होते हैं, थर्ड पार्टी फिर इसके बीच में आ जाती होती है आपकी, जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर्स में नॉर्मली मॉर्गेज ब्रोकर्स को हम इंक्लूड कर लेते होते हैं, या हम कहते हैं जो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जिनका काम ही यही होता है कि वो हमारी अमाउंट लेंगे, उसको किसी जगह पे आगे इन्वेस्ट कर देंगे,
डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर होगा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बीच में कुछ प्रॉफिट उनको वो अपना खुद रख लेंगे, कुछ प्रॉफिट हमें वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या जो मॉर्गेज बैंकर्स हैं कि अगर हम कोई चीजें लीज पे लेते हैं या प्लेज करवा लेती हैं या मॉर्गेज पे ले लेती हैं, तो उस तरह के अगर कोई बैंकर्स हैं या बैंकिंग सर्विसेज कोई बैंक प्रोवाइड कर रहा है मॉर्गेज से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उनको हम फिर फाइनेंशियल ब्रोकर कहते हैं। कि वो डायरेक्टली फिर क्या कहते हैं कि हम उनको ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हम उनको देंगे पैसे और वो उसको आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो वो हो सकता है। अगर हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको फिर हम बोलते होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के थ्रू हम करवा सकते हैं, जिस तरह से उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हो जाते हैं जी, कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं, सेविंग इंस्टीट्यूशन भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी, पेंशन फंड कंपनीज भी, फाइनेंस कंपनीज भी, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी। ये वो वाले सारे इंस्टीट्यूशन हैं या मिडल मैन पार्टीज हैं। ये हमने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक की हम बात करें तो हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, हमने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, सेविंग अकाउंट सपोज ओपन कर लिया, तो बैंक हमें क्या करेगा, उस पर कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट पे करता रहेगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि बैंक उन पैसों को करता क्या है, बैंक उन पैसों का फिर फर्दर किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां से वो कुछ पैसे जनरेट करेगा, उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रख लेगा, कुछ हमें आगे दे देगा, उसका शेयर दे देगा। तो इसके इसमें भी बेसिकली क्या करेगा बैंक, इनडायरेक्टली आपकी मनी को यूज करके तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा, उनको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर एक बंदा बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाने जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट होगा। और एक बंदा अगर बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट बोलेंगे, या इन्वेस्टमेंट सेक्टर हम उसको में इंक्लूड करेंगे। थर्डली आ जाती है हमारे पास, लास्टली हमारे पास आ जाता है जो इसमें पार्टी होती है सेकेंडरी मार्केट की, हमने बात की। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसमें जितने भी सिक्योरिटीज एंड जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस, वो हमारे सेकेंडरी मार्केट में आ जाती हैं। और जो सेकंड इसमें जो पार्टी होती है वो ओटीसी मार्केट हम उसको बोलते हैं। ओटीसी मार्केट स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर मार्केट। अभी हम आगे वाली जो डिस्कशन होगी उसमें जाके इनको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी मार्केट होती क्या है। अभी हम इसको इधर ही स्किप करते हैं, आगे हम क्विकली मूव करते हैं जी। फाइनेंशियल मार्केट्स, जिस तरह से अभी हमने पहले बात की, फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम दोज हु हैव सेविंग मनी, हु सेव मनी, टू दोज हु इन्वेस्ट मनी इन कैपिटल एसेट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दीज आर द मिडलमैन, और they are called the third parties who will use, who will facilitate uh, the surplus economic unit and the deficit economic unit, or who will facilitate the movement of money from one party to the other party। अच्छा, अब इसको हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनको तीन जो क्लासिफिकेशन उसकी हम उनमें कैटेगराइज करते होते हैं। नंबर वन, बेस्ड अपॉन द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, बेस्ड अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज, एंड बेस्ड अपॉन द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जिस तरह से हमने फर्स्ट डिस्कशन में हम देखा था, सिक्योरिटीज मीन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मीन फाइनेंशियल एसेट्स, financial assets are those assets who have only the paper existence। तो हम इसको तीन उसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। अगर तो वो फर्स्ट टाइम इशुएंस हो रही है तो वो किस वाली मार्केट में, जिस मार्केट में फर्स्ट टाइम इशुएंस हम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते होते हैं प्राइमरी मार्केट, हम बोलते होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल एसेट्स आर बीइंग इशूड। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से शेयर्स अगर हमने इशू करनी है, तो शेयर जब इशू करनी होती हैं तो वो डेफिनेटली कंपनी खुद तो जो है डायरेक्टली पब्लिक को तो नहीं देती, वो किसी बैंक को इन्वॉल्व करती होती है, या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है उसको इन्वॉल्व करती होती है कि जी आप हमारे बिहाफ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन करते रहें, कलेक्शन करते रहें। होता क्या है कि जी कंपनी ने कोई फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर इशू करने हैं तो कंपनी एक न्यूज़पेपर में ऐड दे देगी, पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, कि जी इस डेट तक हाँ कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की प्राइस इतनी है, उसके जो फॉर्म्स है वो फलाने बैंक की फलाने फलाने ब्रांचेस में अवेलेबल होंगे। तो लोग क्या करते हैं कि जिसने जितने लेने हो तो उन बैंक में जाके उसका फॉर्म फिल करके तो अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, फिर जो जो लास्ट डेट होती है उसके बाद कंपनी क्या करती है, बैंक से सारी डिटेल ले लेते हैं जी, हाँ जी कितनी जो एप्लीकेशन आई हैं और बाकी सारी डिटेल। तो कंपनी क्या करती है कि
market where short term securities are being traded, and short term securities कौन सी होती हैं? Who have the maturity lifetime of one year maximum, or and the security the market, the financial market where long term securities are being traded is called the capital market. तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जिनकी मेच्योरिटी लाइफ टाइम 1 ईयर होती है और जो 1 साल से ज्यादा 5-10 साल के लिए कोई इश्यू किए जाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? कैपिटल मार्केट होती है। फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, अगर हमने सिक्योरिटीज जब ट्रेड करनी है, तो जिस तरह से सेकेंडरी मार्केट में हम जाएंगे, मैंने पहले डिस्कस किया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में हम जाते हैं, वहां पे इशू ये आ जाता है कि जी हो सकता है जी वो तो लिस्टेड ही नहीं है। जब हमने परचेज किए थे तो उस टाइम तो लिस्टेड थी, अब वो लिस्टेड ही नहीं है। अब लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब है ऑफिशियली उसके जो मार्केट प्राइस है वो वहां पे शो नहीं हो रही होगी। तो अब अगर हमने उसको सेल कर रहा है तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर एक जो प्राइवेट अरेंजमेंट होती है, जो मार्केट में बैठे होती हैं डीलर्स या ब्रोकर्स बैठे होती हैं, तो उनके साथ एक प्राइम जो 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 इनफॉर्मल अरेंजमेंट होती है, या उनका आपस में जो एक नेटवर्क होता है, वो विद दी जो क्या कहते हैं परसेप्शन, वो लेके रखते रहते हैं कि जी बाद में जब इसकी लिस्टेड होगी कंपनी, फिर हम उसको अच्छे प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं। तो ओवर द काउंटर मार्केट ये बेसिकली क्या होती है? इट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट ऑफ different brokers and dealers in the securities and exchange in the stock exchange, जो जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या अनलिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो नस्दक एक इंस्टीट्यूशन है यूएसए का, वो सारी की सारी जो जो इंटरनेशनली इस सारी चीज़ों को देख रहा होता है, वो इसको सारा का सारा डील कर रहा है। नस्दक हम उसको बोलते होती हैं। नस्दक स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। तो वहां से उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या उनका प्रोसीजर्स वहां से हमें पता चलते हैं। फिर उसके बाद लास्टली हमारा आता है जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली द इंस्टीट्यूशन व्हिच these are the institution which facilitate and improve the distribution of funds, money and capital in several respects. For example, it will define the payment mechanism etc. अच्छा, अब इसमें डिफरेंट इसके जो टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट वो ये है कि जिसमें कमर्शियल सेंट्रल बैंक आ जाता है, जो रेगुलेटरी बॉडीज होगी या जो मेन रेगुलेशन बनाएगा कि फंड कैसे कैसे होनी है या उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, वो सारे के सारे फिर इसमें आ जाएंगे। जिसमें आ जाएगा सेंट्रल बैंक का आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फिर रिटेल एंड कमर्शियल बैंक आ जाएंगे, फिर इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगी जितने भी हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट यूनियंस हैं, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे जो होंगे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? उसमें भी हमने कोई इस तरह की मिलती जुलती हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, बेसिकली उसमें क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या होती है? जो सरप्लस और डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट को फैसिलिटेट करती है, उस सेटअप को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते होते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक पार्ट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन ब्रॉडरली हम कहते हैं जी वो जो फैसिलिटीज, जो क्या कहते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करेगा या जो पूरा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, उसका हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। उसमें पॉलिसी मेकर इंस्टीट्यूशन भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 विच इज द फाइनेंशियल environment of any country, which is through financial environment we mean to say that how the financial system of any economy is being composed of। तो उसमें हमने देखा कि इसमें दो तरह के मेन पार्टीज होती हैं, एक सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट होता है और एक डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट रहता है, और हाउ दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दिस actually defines the financial environment of any country. Thank you so much for watching this video. If you like this video, then if you like this video, then subscribe and share this video with your friends who are interested to watch or to have some better understanding about these topics. Thank you so much. See you in the next video.